नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अलौह धातु के बारे में कि अलौह धातुएं क्या होती हैं। ठीक है, अलौह धातुओं से पहले हमने धातुओं के प्रकार पढ़ चुके हैं कि धातु कौन कौन सी प्रकार की होती हैं, धातु और अधातु। ठीक है, धातु दो प्रकार की होती हैं, लौह व अलौह। लौह धातु के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। लौह धातुएं कौन कौन सी होती हैं ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, लौह धातु कौन कौन सी होती हैं। लौह धातु में आता है एक तो हमारा जिनमें लोहे का गुण होता है उन्हें लौह धातु कहते हैं। लौह धातु में आपका एक आता है, चार प्रकार का होता है लौह। एक तो होता है कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा और स्टील। इन चारों को हम अच्छी तरह से पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे के क्रम में हम अलौह धातु पढ़ेंगे। ठीक है, अलौह धातुएं क्या होती हैं, अलौह धातुएं कौन कौन सी होती हैं, अलौह धातुओं के क्या क्या गुण होते हैं, उनके उपयोग के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आप लोग सबसे पहले जो अलौह धातु से पहले जो मैं पढ़ा चुका हूँ लौह धातुओं कि उनकी वीडियो को देखें और अच्छी तरह से समझें, उसके बाद अलौह धातु पर आएँ। ठीक है, और जो मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अलौह धातु की तरफ। ठीक है, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो सब पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, अलौह धातु। ठीक है, अलौह धातु का मतलब क्या होता है हम समझते हैं। सबसे पहले अलौह धातुएं क्या होती हैं। अलौह धातुएं हम देखिए सबसे पहले क्या समझ रहे हैं, अलौह धातुएं क्या होती हैं, यानी नॉन फेरस नॉन फेरस नॉन फेरस मेटल। ठीक है, नॉन फेरस मेटल क्या होते हैं, तो आज हम इन नॉन फेरस मेटल के बारे में पढ़ना चाहते हैं, पूरा पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो नॉन फेरस मेटल क्या होते हैं देखिए। अब इसकी अगर हम परिचय देखते हैं, नॉन फेरस मेटल का क्या है परिचय। ठीक है, परिचय क्या होता है देखिए, वह धातु हैं जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती, अलौह धातु कहलाती हैं। यानी जिनमें लोहे की मात्रा नहीं है, यानी जिनमें फेरस क्या नहीं है, लोहा नहीं है। ऐसी धातु हैं जिनमें लोहा नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, अलौह धातु कहते हैं। यहीं से मालूम पड़ रहा है हमें कि अलौह यानी लोहा नहीं, जो लोहे रहित होती हैं, यानी जिनमें लोहा रहित हैं, ऐसी धातु जो लोहा रहित हैं उन्हें अलौह धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें अलौह धातुएं कहते हैं। ठीक है, लोहा रहित धातु क्या कहलाएंगी, अलौह धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अलौह धातुएं शुद्ध अवस्था में बहुत नरम होती हैं। तो इस अलौह धातुओं की एक विशेषता होती है कि ये अगर प्योर शुद्ध हैं, 100% शुद्ध हैं, ठीक है, 99.9 शुद्ध हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, नरम होती हैं। अब बहुत ज़्यादा नरम है तो हम इनको उपयोगी कार्य में नहीं ले सकते, इसी कारण से इनका हम उपयोग शुद्ध रूप में बहुत ही सीमित किया जाता है। यानी इसी कारण क्या होता है, इनका उपयोग शुद्ध रूप में बहुत सीमित होता है। इसलिए सामान्यतः इनका उपयोग हम आधार धातुओं के रूप में अलॉय एलॉय धातुओं में करते हैं, नॉन फेरस एलॉय में, यानी नॉन फेरस मिश्रित धातुओं में हम इनका उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये शुद्ध अवस्था में बहुत नरम होती है, इसलिए उपयोगी कारण बहुत सीमित होता है इनका। इसलिए इस कारण जैसे सोना देखते हैं, सोना बहुत नरम होता है शुद्ध अवस्था में, इसलिए हम उसमें तांबे की मात्रा मिलाते हैं। ठीक है, क्या मिलाते हैं, तांबे की मात्रा मिलाकर। तो कैसा होता है वो तांबा, यानी जो हम सोना यूज़ कर रहे हैं वो एलॉय होता है, यानी अलौह का क्या होता है, एलॉय होता है, नॉन फेरस एलॉय होते हैं, यानी अलौह धातु की मिश्र धातुएं होती हैं। तो हमने क्या समझा कि इनका शुद्ध अवस्था में हम इनको उपयोग में नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि ये बहुत नरम होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको आधार धातुओं के रूप में यूज करते हैं। आधार धातु का मतलब क्या होता है, किसी भी जैसे सोना है, सोना की मात्रा है और सोना में हम कुछ तांबा मिलाते हैं, तो तांबा क्या है, एक आधार धातु है सोने में, क्या है, एक आधार धातु। तो इस प्रकार इनका उपयोग हम आधार धातु के रूप में करते हैं। अलौह धातु निम्न प्रकार की होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं हम उनको अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं तांबे की तरफ। देखिए तांबा, तांबा क्या होता है, तांबा को इंग्लिश में हम कॉपर कहते हैं। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है Cu, यानी क्या कहते हैं इसको, Cu कहते हैं। ठीक है, अब मुख्य बात यह है कि तांबा कैसे प्राप्त होता है। तांबा इसके अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। जो कोई भी धातु होती है, लौह व अलौह धातुएं हमेशा अयस्कों से प्राप्त की जाती हैं। किससे प्राप्त करते हैं इनको हम, अयस्कों से। अयस्क कहाँ से निकलते हैं, खानों से, यानी खानों से अयस्क निकल आते हैं, फिर उन पर बहुत प्रक्रिया की जाती है, उसके बाद तांबा, लोहा, सोना, चांदी इनको तैयार किया जाता है। तो इसी प्रकार तांबा भी तैयार किया जाता है। तो तांबा किससे तैयार किया जाता है, इसके अयस्कों से तैयार किया जाता है। इसके प्रमुख अयस्क निम्नलिखित हैं,
प्रमुख अयस्क कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इसका अयस्क है कार्बोनेट के रूप में। किसके रूप में? कार्बोनेट के रूप में। कार्बोनेट का जो अयस्क होता है वो होता है मैलेसाइट और एजुराइट। यानी कार्बोनेट के जो रूप में जो अयस्क होते हैं इसके कौन कौन से होते हैं? मैलेसाइट और एजुराइट होते हैं, ठीक है। और सल्फाइड के रूप में, ये तो कार्बोनेट के रूप में होंगे, और ये सल्फाइड के रूप में होते हैं कॉपर ग्लांस। कौन सा? कॉपर ग्लांस और कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट, ठीक है। कॉपर ग्लास और कॉपर कॉपर पाइराइट। और इसका जो सल्फाइड ऑक्साइड के रूप में जो होता है, O2 के रूप में जो होता है, उसमें क्यूप्राइट या लाल तांबा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? क्यूप्राइट या लाल तांबा, ठीक है। अब मेन बात ये कि मेलेसाइट में 55% कॉपर होता है और कॉपर पायराइटीज में 32% कॉपर होता है। तो कॉपर के मुख्य ऐसे 3 रूपों में पाए जाते हैं, कार्बोनेट, सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में। कार्बोनेट के रूप में 2 पाए जाते हैं, मेलेसाइट और एजुराइट। और सल्फाइड के रूप में कॉपर ग्लास और कॉपर पायरेटीज पाए जाते हैं, ठीक है। और ऑक्साइड के रूप में क्यूप्राइट या लाल तांबा पाया जाता है, ठीक है। अगर हम देखते हैं इसकी कॉपर की बनावट के बारे में, तो इसकी बनावट फ्रैक्चर्ड यानी अवस्था में कैसी होती है? ग्रेनुलर। यानी फ्रैक्चर्ड यानी इसको हम तोड़ दें, बीच में से फ्रैक्चर कर दें तो कैसी होगी? ग्रेनुलर यानी कणों के रूप में होती है। तथा फोर्स व रोल अवस्था में कैसी होती है? फाइबर के की तरह होती है। यानी फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर्ड का मतलब होता है इसको फ्रैक्चर कर दें, बीच में से तोड़ दें, तो इसकी अवस्था कैसी होगी? कणों के रूप में होती है। कैसे होती है? कणिकाओं के रूप में होती है। तथा फोर्ज व रोल अवस्था में, यानी इसको हम रोलिंग करें या इस पर दबाव देकर इसकी फोर्जिंग करें, फोर्जिंग का मतलब ये होता है दबाव देकर आकृति बदलना, फोर्जिंग करें तो ये कैसी आकृति होगा? फाइबर की तरह होता है, यानी तंतुनुमा होता है। कैसा होता है? तंतुनुमा होता है। उसके बाद देखते हैं कि तांबे के गुण क्या होते हैं। तांबे के गुण यानी तांबे की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर। अब कॉपर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है उनको एक तरह से पढ़ते हैं। तांबा एक विशेष प्रकार का, तांबा क्या होता है? एक विशेष प्रकार का लाल भूरे रंग की धातु है। कैसी धातु होती है? इसका रंग कैसा होता है? लाल और भूरा रंग होता है। इसका लाल और भूरा रंग होता है तांबे का, ठीक है। दूसरी बात क्या है? यह नरम होता है। कैसा होता है? नरम, आघात सहन करने यानी आघात वर्तनीय होता है, और डक्टाइल यानी तार के रूप में भी ये खिंच सकता है। उसके बाद मेन पॉइंट इसका क्या है? इसका गलनांक कितना होता है? ये क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि गलनांक कितना होता है तांबे का। तो तांबे का गलनांक होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। तथा गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक का मतलब ये होता है तांबा जब ठोस से किसे बदल रहा है? द्रव में बदल रहा है, उसे हम कहते हैं गलनांक। जिस तापमान पर तांबा ठोस से द्रव में बदल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। गलनांक कितना होता है इसका? 1083 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्वथनांक कितना होता है इसका? तांबे का 2325 डिग्री सेल्सियस होता है। 2325 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है, यानी तो क्वथनांक का मतलब क्या है? कि तांबा जब उबलने लग जाए, कैसे लग जाए? उबलने लग जाए, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। और क्वथनांक कितना होता है इसका? 2325 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद देखते हैं इसका तांबे का आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? 8.93 होता है। यानी तांबे का जो भार है वो पानी की तुलना में 8.93 गुना होता है। यानी हम हमेशा आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? पानी से तुलना करते हैं किसी तत्व की, जब पानी से तुलना करते हैं तो पानी से कितना गुना भारी है, वही क्या कहलाता है? उसका आपेक्षिक घनत्व कहलाता है, ठीक है। तो आपेक्षिक घनत्व कितना होता है इसका? 8.93। यानी तांबे का, यानी क्या कहने का मतलब होता है, पानी में तो एक कण पाया जाएगा, लेकिन तांबे के उसी घनत्व में 8.93 कण पाए जाएंगे। यानी घनत्व का मतलब ये होता है ये कितना होगा? पानी से 8.93 गुना होता है, समझे। उसके बाद इसका मुख्य विद्युत एवं ऊष्मा के प्रति सुचालकता है। हम देखते हैं कि तांबे का प्रयोग सबसे ज़्यादा विद्युत में करते हैं, हमारे घरों में भी, सब बाहर भी, जहाँ भी सब ज़्यादा तांबे का उपयोग करते हैं। तांबे का उपयोग विद्युत के सुचालक में भी और ऊष्मा के सुचालक में भी, क्योंकि ये तांबा विद्युत एवं ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, इसलिए हम इसका क्या कहाँ करते हैं? बिजली के तारों में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। उसके अलावा यह उच्च तनन सामर्थ्य और संपीड़न सामर्थ्य वाला होता है। यानी उच्च तनाव यानी तनाव में यानी सामर्थ्य को सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तथा संपीड़न में यानी दबाव में भी इसकी सामर्थ्य सहन करने की क्षमता अच्छी होती है, ठीक है। ये इसके तांबे के गुण हो गए। तांबे के गुणों में सबसे महत्वपूर्ण ये आपको याद करना है, ठीक है। इसका ये क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक। उसके बाद इसका आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। और इसका रंग कैसा होता है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसके जो ये भी महत्वपूर्ण है, उच्च तनाव और संपीड़न सामर्थ्य होती है। उसके बाद देखते हैं इसके उपयोग क्या होते हैं, यूजेस। यानी तांबे के यूजेज क्या हैं, उपयोग क्या हैं। तो देखिए उपयोग में हम
इसका मुख्य उपयोग विद्युत के तार बनाने में, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग विद्युत के तार बनाने में करते हैं, क्योंकि यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, उसके अलावा इसका उपयोग घरेलू बर्तनों में यानी घर के बर्तनों बनाने में और तांबे के सिक्के बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, तथा बॉयलर के पार्ट्स बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि बॉयलर क्या होता है, जो भाप बनाने का एक यंत्र होता है उसे हम कहते हैं बॉयलर। ठीक है, भाप यानी पानी से भाप बनाने वाला जो यंत्र है वो बॉयलर कहलाता है। ठीक है, अब ऑटो पार्ट्स में भी रेफ्रिजरेटर के पार्ट, रेफ्रिजरेटर की जो नलिका हैं वो तांबे की बनी होती हैं। ट्यूब, जहाज निर्माण, ट्यूब में भी इसका उपयोग करते हैं और जहाज निर्माण आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा एलॉय धातुएं यानी तांबे को मिलाकर कुछ अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं जिन्हें एलॉय धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे पीतल, पीतल में तांबा होता है, ब्रॉन्ज यानी कांसे में तांबा होता है और गन मेटल में क्या होता है, तांबा होता है। ठीक है, यानी अलॉय यानी अलॉय और एलॉय, नॉन फेरस एलॉय भी बनाए जाते हैं, यानी तांबे को मिलाकर नॉन फेरस एलॉय बनाए जाते हैं। तांबे कौन कौन सा, पीतल बनाया जाता है और ब्रॉन्ज कांसा बनाया जाता है और गन मेटल आदि बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। तो इसके निम्न उपयोग ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तांबा हमने पढ़ लिया। तांबा के तो मिश्र धातु कौन कौन सी होती है तांबे की, हम पढ़ लेते हैं एक बार। तांबे के जो एलॉय होते हैं, एक तो होता है ब्रास यानी पीतल। अब पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है। अब इन यानी तांबे से क्या बन रहा है, पीतल बन रहा है। तो पीतल में एक तो तांबा है और एक क्या है, जस्ता है। ठीक है, कांसा, अब कांसा भी, कांसा में क्या है, तांबा और टिन होता है, तांबा और टिन होता है। तांबा इसकी मुख्य धातु है। ठीक है, तांबा इसकी मुख्य धातु है और एक टिन इसमें भी उपयोग होता है। ठीक है, तो पीतल किससे बना जाता है, तांबा और जस्ता से। तो पीतल के लिए जो हम मिलने वाले धातु, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पिताजी। ठीक है, पिताजी। तो यानी यानी कैसे बनता है पीतल, पी का मतलब पीतल, पी का मतलब क्या होता है, पीतल होता है। तो पी का मतलब यहाँ पर क्या है, पीतल। ठीक है, और ता का मतलब यहाँ पे तामा और जी का मतलब यहाँ पे जिंक, यानी तामा और जिंक से मिलकर क्या बनता है, पीतल। तो ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है आपको। ठीक है, तो पीतल कैसे बनता है, तामा और जिंक से मिलकर बनता है। ठीक है, उसके बाद जो कांसा होता है, तामा और टिन से मिलकर बनता है, समझे। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम एल्युमिनियम, किसकी तरफ चलते हैं, एल्युमिनियम। तांबा हमने पढ़ लिया, तांबा के गुण क्या होते हैं, तांबा के उपयोग क्या होते हैं, और तांबा से कौन सी अलॉय धातु, एलॉय यानी जो मिश्रित धातुओं को बनाई जाती हैं, कांसा और कांसा बनाया जाता है और पीतल बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को हम सिंबल ए एल यूज करते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम भी इसके एस्क, हम देखते हैं कि सभी जो धातु हैं वो एस्कों के रूप में मिलती हैं। तो एल्युमिनियम किससे मिलता है, एल्युमिनियम जो इसका एस्क होता है बॉक्साइट, यानी एल्युमिनियम का जो एस्क होता है वो कौन सा होता है, बॉक्साइट होता है। ठीक है, उससे प्राप्त किया जाता है, जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, यानी Al2O3, Al2O3 इसका सूत्र होता है, इसके रूप में ये पाया जाता है। तो एल्युमिनियम यानी ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में, जिसे हम बॉक्साइट कहते हैं। क्या कहते हैं हम, बॉक्साइट कहते हैं। तो एल्युमिनियम इस तरीके से यानी पाया जाता है। एल्युमिनियम का जो एस्क होता है वो कौन सा होता है, बॉक्साइट होता है, जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम, देखिए इसके गुण यानी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ हैं, देखिए ये हल्के नीले और सफ़ेद रंग की धातु है। इसका जो रंग कैसा होता है, हल्का नीला होता है और सफ़ेद रंग की धातु होती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा सफ़ेद होता है और हल्कापन नीला सा होता है इसमें। ठीक है, यह नरम आघात वर्धनीय कैसा होता है, नरम होता है, आघात वर्धनीय होता है और तन्य होता है। नरम मतलब यानी नरम का मतलब होता है मृदु, एकदम से नरम। ठीक है, आघात वर्धनीय, आघात को सहन करने वाला। ठीक है, और तन्य मतलब तार के रूप में खींचने वाला। और ऊष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक होता है। तांबे की तरह यह भी ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, एक अच्छा चालक होता है। इसका भी उपयोग हम विद्युत के रूप में करते हैं। अब मुख्य बात क्या है इसका, मुख्य बात यह है कि इसका गलनांक कितना होता है। तो इसका गलनांक 660 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 660 डिग्री सेल्सियस पर यह ठोस से द्रव में बदल जाता है। और इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है तांबे की तुलना में कम होता है, लेकिन कितना होता है इसका, 2.7, यानी पानी की तुलना में इसका जो आपेक्षिक घनत्व कितना है, 2 यानी पानी से कितना गुना ज़्यादा है ये, 2.7। तो इसका जो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, 2.7। आपेक्षिक घनत्व का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व ही क्या कहलाता है, आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। यानी आपेक्षिक घनत्व को हम कैसे पढ़ सकते हैं, आपेक्षिक घनत्व को हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए आपेक्षिक घनत्व बराबर, कहने का मतलब ये आपेक्षिक घनत्व बराबर, ठीक है, तो किसी वस्तु का घनत्व, कोई भी वस्तु का घनत्व किसी वस्तु का
घनत्व, ठीक है, किसी वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का यानी H2O का घनत्व, H2O घनत्व, इन दोनों के अनुपात को हम आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ये अगला चैप्टर आएगा उसमें समझाएंगे। 4 डिग्री यानी किसी वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पानी घनत्व। तो 4 डिग्री सेल्सियस जो पानी के जो घनत्व होता है वो 1 होता है। और ये जो अब वस्तु हम किसका ले रहे हैं, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का कितना है 2.7, यानी कितना रहेगा इसका, एक में हम 2.7, इस 2.7 में 1 का भाग देंगे तो 2.7 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका जो आपेक्षिक घनत्व होगा वो कितना होगा, 2.7 होगा। अब दूसरी बात यह है कि एल्युमिनियम सामान्यतः 98 से 99% कैसा होता है, शुद्ध होता है। ज़्यादातर क्या होता है, एल्युमिनियम शुद्ध होता है। शेष मात्रा तांबा, सिलिकॉन और लोहे की होती है। किसकी होती है, तांबा, सिलिकॉन और लोहे की इसमें मात्रा होती है। तो हमने क्या पढ़ लिया, एल्युमिनियम के किससे प्राप्त किया जाता है, कौन सा, बॉक्साइड से, और जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इसके गुण कौन कौन से होते हैं, गुण मुख्य हैं, गलनांक 660 डिग्री सेल्सियस होता है और आपेक्षिक घनत्व 2.7 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अन्य गुण और देखते हैं इसके। इस पर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग क्रिया नहीं कर सकते। सोल्डरिंग मतलब क्या होता है, यानी सोल्डरिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें टाँका लगाना कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं हम, टाँका यानी सोल्डरिंग कच्चा टाँका और ब्रेजिंग पक्का टाँका, यानी सोल्डरिंग को कच्चा टाँका कहते हैं और ब्रेजिंग को पक्का टाँका कहते हैं। इसी क्रम में हम इनको आगे पढ़ाएंगे इस तरह से। देखिए तो सोल्डरिंग क्या होता है, कच्चा टाँका होता है और ब्रेजिंग पक्का टाँका होता है। तो इस पर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग दोनों ही प्रक्रिया हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तांबे पर यानी एल्युमिनियम पर हम क्या नहीं कर सकते हैं, एल्युमिनियम पर सोल्डरिंग और हम ब्रेजिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम तन्य, एल्युमिनियम कैसा होता है, तन्य होता है और आघात वर्धनीय होने के कारण इसके तार व चादरें बनाई जा सकती हैं। तो क्या बनाई जा सकती हैं, इसकी तार और चादरें बनाई जा सकती हैं, क्योंकि ये तन्य होता है, तार के रूप में खिंच सकता है, इसलिए तार बना सकते हैं। और आघात वर्धनीय यानी आघात के कारण क्या होता है, ये रॉल के रूप में बदल सकता है। किसके रूप में, रॉल के रूप में बदल सकता है, इसलिए इसकी चादर भी बनाई जा सकती हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसकी तनन सामर्थ्य अधिक होती है, यानी तनाव में सहन करने की क्षमता इसकी अधिक होती है, ठीक है। तनाव यानी इस पर अगर हम खिंचाव बल लगाएं और ये खिंच जाता है, यानी तनाव सहन कर सकता है, ठीक है। और इस पर शुद्ध पानी का कोई असर नहीं होता, परंतु समुद्री पानी या अशुद्ध पानी से किसका क्या हो जाता है, इसका कोरोजन यानी संक्षरण, यानी ये खराब होने लग जाता है। तो शुद्ध पानी होगा उसका एल्युमिनियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तथा समुद्री या अशुद्ध पानी से कैसा हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। और आगे देखते हैं, सामान्य ताप पर हवा का प्रभाव एल्युमिनियम पर नहीं होता। अगर तापमान सेम है, सामान्य तापमान है, ठीक है, सामान्य तापमान है एक तरह से, ठीक है। अब उस पर जो हवा है एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालती, यानी उसका संचरण नहीं होता है। क्योंकि जो संचरण कब होता है, जब एल्युमिनियम होता है तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो वो क्या करते हैं, एल्युमिनियम को संचारित करती है, ठीक है। तो हमने एल्युमिनियम के कैसे प्राप्त किया था, एल्युमिनियम के हमने गुण पढ़ लिया। उसके बाद एल्युमिनियम के उपयोग पढ़ते हैं। यूजेज ऑफ एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम के उपयोग क्या हैं, ठीक है। देखिए एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत लाइनों में तार और केबल के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये विद्युत का सुचालक होता है। तांबे का रूप भी इसी रूप में करते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम हल्का होने के कारण सबसे मुख्य उपयोग ये देखा जाता है, ये क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। एल्युमिनियम हल्का होने के कारण इसका उपयोग ट्रक, ट्रेन, बस, कार, जहाज, हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने में, यानी मुख्य उपयोग तो इसका हवाई जहाज के पार्ट्स और जहाज बनाने में इसका उपयोग किया था। ये बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है, इसको रट लें एक तरह से। तो एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। उसके बाद उच्च तनन सामर्थ्य होने के कारण इसका उपयोग मशीनों के पार्ट्स बनाने में करते हैं। क्योंकि तनन सामर्थ्य यानी तनाव में बल को सहन करने की क्षमता इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका उपयोग मशीनों के पार्ट्स बनाने में भी किया जाता है। उसके बाद एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता के कारण, एल्युमिनियम की क्या होती है, प्रतिरोध, यानी दूसरे बल, यानी इस प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, क्या है, प्रतिरोध के कारण उपयोग कहाँ करते हैं इसका, रूफिंग में, यानी रूफिंग, आवरण आदि में, खिड़की दरवाजे में इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। तो रूफिंग का मतलब होता है छत की, जो हम आजकल बहुत ज़्यादा डिजाइन वाली छत यूज़ करते हैं, तो हम एल्युमिनियम की सीट्स का यूज़ करते हैं। उनमें क्या करते हैं, हम एल्युमिनियम की सीट का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता, यानी प्रतिरोध करता है ये, ठीक है। तो नमी का प्रतिरोध करता है एक तरह से। तो इसका क्या होगा, ये रूफिंग यानी छत बनाने में, क्या बनाने में, छत बनाने में और आवरण बनाने में और खिड़की और दरवाजे बनाने में बहुत बार उपयोग किया था। आपने देखा खिड़की दरवाजे बहुत किए जाते हैं बनाने के लिए। तो एल्युमिनियम से क्या बनाते हैं, खिड़की दरवाजे और छत बनाई जाती हैं। आजकल जो डिजाइन वाली छत हैं वो इसकी चादरों से बनी होती हैं,
ठीक है, और आवरण बनाने में इसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा देखिए इसका उपयोग इस्पात के उत्पादन में एल्युमिनियम का उपयोग अपचयन के रूप में किया जाता है। यानी अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना। यानी जब हम स्टील तैयार करते हैं तो स्टील में से हमें ऑक्सीजन बाहर निकालें, अशुद्धि बाहर निकालें, तो उसमें हम अपचयन के रूप में क्या मिलाते हैं, एल्युमिनियम मिलाते हैं। एल्युमिनियम क्या करता है, उस स्टील का अपचयन कर देता है, उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, रसायनों के प्रति एल्युमिनियम एक अच्छा प्रतिरोधक पदार्थ है। यानी रसायनों में क्या होता है, एल्युमिनियम एक अच्छा प्रतिरोध करता है, यानी रुकावट पैदा करता है, तथा इसमें फैब्रिकेशन का गुण भी होता है। फैब्रिकेशन का गुण होता है, इसलिए इसके खाना बनाने के बर्तन में भी ये क्या बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। तो फैब्रिकेशन का मतलब होता है एक तरह से जैसे बर्तन बनाते हैं वो फैब्रिकेशन ही प्रक्रिया है। ठीक है, तो फैब्रिकेशन गुण होने के कारण इसका उपयोग कहाँ करते हैं, खाना बनाने जो बर्तन है उनमें हम इसका उपयोग करते हैं। एल्युमिनियम का आपने देखा होगा ज़्यादातर सजावटी पन्नी में इसका भी फॉइल्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम का जो उपयोग है क्या कहाँ किया जाता है, फॉइल्स के रूप में, यानी सजावटी पन्नी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इस्पात के उत्पादन में अपचयन में इसका उपयोग हम करते हैं। तो एल्युमिनियम के हमने उपयोग पढ़ लिए, एल्युमिनियम गुण पढ़ चुके हैं, और एल्युमिनियम के हमने कैसे तैयार किया जाता है यानी इसके और अयस्कों के हम पढ़ चुके हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए अब मुख्यतः क्या होता है कि हम एल्युमिनियम और तांबे का उपयोग पावर ट्रांसमिशन करते हैं, यानी बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो इनमें यानी पावर ट्रांसमिशन के रूप में, यानी कंडक्टर यानी चालक के रूप में। अब इनमें क्या तुलना होती है, जब हम पावर ट्रांसमिशन के रूप में यानी चालक के रूप में इन दोनों को उपयोग में लेते हैं तो कौन सा बढ़िया होता है, इनमें क्या तुलना होती है, इनके बीच में क्या क्या अंतर है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तांबा और ये एल्युमिनियम। देखिए तांबा महंगी धातु पड़ती है, अगर हम पावर ट्रांसमिशन करते हैं तो तांबा कैसा पड़ेगा, महंगा, और एल्युमिनियम कैसा पड़ेगा, सस्ता। दूसरा, निम्न तापमान पर सुविधाजनक नहीं है, यानी तांबा कैसा होता है, अगर तापमान कम है तो उस पर ये कैसा होता है, सुविधाजनक नहीं होता। ये निम्न तापमान पर कैसा होता है, सुविधाजनक होता है। ठीक है, आगे देखिए एल्युमिनियम से भारी होता धातु है, यानी ये तांबा कैसा होता है, एल्युमिनियम से भारी है लेकिन ये हल्की धातु होती है। ठीक है, तीसरा 100% चालकता होती है इसकी। तांबे की मेन बात ये होती है कि चालकता क्या होती है इसकी, सबसे ज़्यादा होती है, 100% चालकता होती है। लेकिन एल्युमिनियम की चालकता कितनी होती है, 75% होती है। ठीक है, अच्छा संक्षारण प्रतिरोधी होता है। ये क्या होता है, संक्षारण प्रतिरोधी, जंग का प्रतिरोधी होता है, और ये भी जंग का प्रतिरोधी अच्छा होता है, दोनों ही अच्छे हैं। ठीक है, इस बात में अच्छा तन्य और धातुवर्धी होता है, यानी आघातवर्धी होता है। जैसा ये होता है ऐसा ही, यानी तन्य और आघातवर्धी दोनों ही अच्छे होते हैं। उसके अलावा अच्छी सोल्डरिंग यानी वेल्डिंग क्षमता होती है इसमें, लेकिन इसकी कमज़ोर मुख्य इसमें क्या है, कमज़ोर सोल्डरिंग, क्योंकि इस पर हम एल्युमिनियम पर वेल्डिंग और सोल्डरिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मृदु तथा लचीलापन के कारण इसके आसानी से मोड़ा जा सकता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, भंगुरता गुण होता है, अगर इसको हम 2-4 बार मोड़ दें तो ये क्या हो जाता है, भंगुर के गुण होने के कारण क्या है, थोड़ी देर में ही टूट जाता है, लेकिन यह नहीं टूटता है। ठीक है, तनाव सामर्थ्य और अनुगे तनाव अत्यधिक है, यानी तनाव को सहन करने की क्षमता और तनाव को हम कितना सहन कर सकते हैं उसकी क्षमता अधिक है इसकी। ठीक है, और इसी अब इसका देखते हैं तनाव सामर्थ्य और अनुगे तनाव तांबे से इसकी गुना ज़्यादा होती है, 0.53 गुना इसकी ज़्यादा होती है, यानी तनाव सामर्थ्य तांबे की तुलना में इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत कम अनुप्रस्थ काट के चालक और अत्यधिक धारा प्रवाहित की जा सकती है, इससे हम धारा को अत्यधिक प्रवाहित कर सकते हैं। हाँ, और पतले तार से भी अधिक धारा उत्पन्न कर सकते यानी भेज सकते हैं इसके द्वारा। लेकिन समान धारा प्रवाहित करने के लिए एल्युमिनियम में क्या होते हैं, अनुप्रस्थ काट की अधिक आवश्यकता पड़ती है, यानी मोटे तार की इसमें आवश्यकता पड़ेगी, इसमें पतले तार की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये पावर ट्रांसमिशन के रूप में इनके अंतर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा बेहतर है, लेकिन ये महंगा पड़ता है, लेकिन सबसे अच्छा बेहतर कौन सा होता है, ये होता है आपका तांबा होता है। लेकिन ज़्यादा दूरी के पावर ट्रांसमिशन हम एल्युमिनियम का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, हमने तांबा पढ़ लिया। ठीक है, तो एल्युमिनियम पढ़ा और तांबा पढ़ लिया, हमने दोनों पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है जिंक। उसके बाद क्या आता है, तो देखिए जिंक को हम पढ़ते हैं। जिंक क्या है, जिंक को हम जेड के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी जेड होता है इसको। ठीक है, इसको जस्ता कहते हैं हिंदी में। ठीक है, जस्ता भी अयस्क के रूप मिलता है, हम जितने भी देखते हैं लौह धातु हमेशा अयस्कों के रूप मिलती हैं, तो जिंक भी क्या होता है, अयस्कों के रूप मिलता है। अब जिंक कौन कौन से अयस्कों से मिलता है वो हम देखते हैं। सबसे पहला इसका जिंकाइट, क्या होता है, जिंकाइट। अब जिंकाइट कैसा होता है, इसका ऑक्साइड ग्रुप आ जाता है, जिसे हम जेड कहते हैं। क्या कहते हैं, जेड। इसमें 80% जिंक होता है, कितना होता है इसमें जिंक,
80% होता है, ठीक है। दूसरा होता है जिंक ब्लेंड, यानी जिंक ब्लेंड में ZnS सल्फाइड के रूप में पाया जाता है और इसमें 67% क्या होता है, जिंक होता है। कैलेमीन में जिस कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है ये, ठीक है। और ZnCO होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ZnCO होता है, CO3 होता है, ठीक है। इसमें 54% क्या होता है, जिंक होता है। और फ्रैंकीनाइट जिसमें ZnO Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है ये, ठीक है। और इसमें 6.18% जिंक होता है, इसमें सबसे कम जिंक पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो जिंक पाए जाने वाला ऑक्साइड यानी एस कौन सा होता है, जिंकाइट होता है, जिसमें 80% जिंक होता है, जो कि ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब जिंक के एस की पढ़ी, उसके बाद हम जिंक के कौन कौन से गुण होते हैं उनको पढ़ते हैं। तो ये जिंक के गुण हैं, ठीक है। अब जिंक कैसा होता है, हल्के नीले सफ़ेद रंग की रवेदार धातु है, यानी एल्युमिनियम जैसा ही होता है, लेकिन ये कैसी धातु होती है, रवेदार होती है। एल्युमिनियम हल्का नीलापन सफ़ेद होता है, लेकिन ये जो जिंक होता है उसी की तरह होता है, लेकिन ये कैसा होता है, रवेदार होता है, यानी दानादार होता है। इसका गलनांक 420 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक कितना होता है इसका, 420। जिंक का कितना होता है, 420 डिग्री से। और आपेक्षिक घनत्व इसका 6.2 होता है, यानी पानी से कितना गुना, 6.2 गुना होता है। यह सामान्य तापमान पर क्या होता है, भंगुर। भंगुर को कहने का मतलब होता है यानी हल्की चोट पर ही टुकड़ों के रूप में बिखर जाना, जैसे शीशा बिखर जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। यह सामान्य ताप पर कैसे होता है, भंगुर होता है, ठीक है। परंतु 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस पर तन्य और आघात वर्धनीय, यानी कहने का मतलब इसका मुख्य एक गुण हो रहा है। एक गुण क्या है इसका, कि यह 100 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भंगुरता का गुण खो देता है और कैसा हो जाता है, तन्य और आघात वर्धनीय हो जाता है, ठीक है। दूसरा, अब इसका मुख्य पॉइंट, अब ये जैसे पहुंच जाता है 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो 200 जैसे डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो ये पुनः भंगुर हो जाता है, ठीक है। और इसका पाउडर बन जाता है, यानी जिंक का पाउडर। जिंक का उपयोग लेते हैं हम, दवाइयों के रूप में उपयोग करते हैं, देखिए, ठीक है। तो देखिए, यानी 100 से 150 में क्या जाता है, भंगुरता गुण खो देता है और तन्य और आघात वर्धनीय हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये 200 पर पहुंचेगा तो कैसे हो जाएगा, ये फिर भंगुर हो जाएगा। और ये सामान्य तापमान पर भी कैसा होता है, भंगुर होता है। तो इसका जो गलनांक कितना होता है, 420, और इसका जो क्वथनांक कितना होता है, 937 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यह विद्युत और ऊष्मा का चालक होता है, यह भी ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। और शुष्क वायु का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता, शुष्क वायु का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। परंतु आर्द्र वायु, यानी जो नमी वाली वायु है, इसकी ऑक्साइड की सफ़ेद परत बनाई जाती है। इसमें क्या बनाई जाती है, ऑक्साइड की सफ़ेद परत बनाती है, जिससे इसका क्या होता है, संक्षारण हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जिंक के गुण हैं। अब जिंक के गुण के बाद देखिए इसके उपयोग, यानी जिंक के उपयोग क्या होते हैं, तो देखिए इसका मुख्य उपयोग स्टील का जस्तीकरण, क्योंकि जो स्टील है उस पर संसारण हो जाता है, इसलिए इस पर क्या करते हैं, जस्ती की परत चढ़ा जाते हैं, जिससे संसारण नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मुख्य उपयोग क्या होता है, स्टील का जस्तीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है कि स्टील पर हम जस्तीकरण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जिंक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, जिंक का, ठीक है। इसके बाद इसका उपयोग पीतल व अन्य मिश्र धातु बनाने में करते हैं। क्यों, जो पीतल होता है वो तांबा और जिंक से मिलकर बना जाता है, इसलिए इसका उपयोग अन्य मिश्र धातु बनाने में भी इसका उपयोग हम करते हैं। और डाइयों की ढलाई में भी जिंक का उपयोग करते हैं। जब डाइयों की ढलाई करते हैं तो उसमें भी हम जिंक का उपयोग करते हैं। तो डाई जो होती है वो क्या बनाती है, ऊपरी चूड़ी बनाती है किसी भी वस्तु की, जैसे नट बोल्ट की ऊपरी चूड़ी बनाने के लिए डाइयों का उपयोग करते हैं। इसके यौगिक रूप उपयोग क्या करते हैं, पेंट बनाने में। जो पेंट बनाने में जिंक का उपयोग करते हैं, रबड़ और दवाइयाँ बनाने में, मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये पाउडर के रूप में यूज होता है 200 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, एक तो पेंट बनाने में, रबर में और दवाइयाँ बनाने में भी अब इसका उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने में भी इसका उपयोग हम करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए प्रयोगशाला में हम इसका उपयोग करते हैं। तो प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जिंक का उपयोग करते हैं। तो हमने जिंक के क्या पढ़ लिए, हमने जिंक के उपयोग पढ़ चुके हैं, जिंक के गुण पढ़ चुके हैं, और जिंक कौन से अयस्कों में प्राप्त किया जाता है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिंक का जो मुख्य अयस्क होता है वो जिंकाइट होता है, जिससे 80% जिंक प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, अब जिंक के बाद हम पढ़ते हैं सीसा। क्या पढ़ते हैं, सीसा। सीसा क्या होता है, सीसा को संकेत होता है पीबी होता है, ठीक है। अब मेन बात यह जो सीसा का जो अयस्क होता है, सीसा का जो अयस्क होता है
ठीक है। सीसा का जो मुख्य अयस्क होता है वो होता है गैलेना। क्या होता है? सीसा का जो मुख्य अयस्क क्या होता है? ये गैलेना होता है, ठीक है। अब ये जो गैलेना होता है ये पीबीएस यानी इसका सूत्र है वो क्या होता है? पीबीएस यानी लेड सल्फाइड के रूप में होता है। ये कैसा होता है? लेड सल्फाइड के रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गैलेना कहते हैं। तो सीसा का जो मुख्य अयस्क कौन सा होता है? गैलेना, यानी गैलेना से सीसा प्राप्त किया जाता है। अब इसके गुण क्या होते हैं? तो मैंने आपको अयस्क बता दिया। अयस्क कौन सा होता है? गैलेना होता है, जिसे लेड सल्फाइड के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब इसके गुण क्या है? यह मृदु भूरे रंग की धातु है। कैसा है? मृदु, नरम है और भूरे रंग का होता है। यह संक्षारण प्रतिरोधी होता है, यानी इसका संक्षारण नहीं होता है। इसका आपेक्षिक गुरुत्व कितना होता है? आपेक्षिक घनत्व या गुरुत्व एक ही बात है। आपेक्षिक घनत्व कितना होता है इसका? 11.4, यानी पानी की तुलना में 11.4 गुना होता है, ठीक है। इसमें तनतार, आघात, वर्धनीय गुण पाए जाते हैं, ठीक है। ये भारी धातु होती है, इसका वजन ज़्यादा होता है। इसका गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है इसका गलनांक? 327 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अन्य धातुओं के साथ मिलकर मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। जैसे सोल्डर में सीसा और टिन मिला जाता है, तो यानी सीसा क्या काम आता है? सोल्डर बनाने का काम आता है, जिसमें यानी सीसा यानी लेड और टिन, टिन का हम इसमें उपयोग करते हैं, ठीक है। टिन का इसमें उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सीसा और टिन का उपयोग किस में करते हैं? या हम किस में करते हैं? सोल्डर बनाने के लिए। तो ये क्या है? सीसा के गुण हो गए। अब सीसा के गुण होने के बाद इसके उपयोग, यानी सीसा का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसके मुख्य उपयोग बैटरी के लेड एक्यूमुलेटर और विद्युतीय केबल को ढकने में, यानी जो विद्युत की जो केबल है उनको ढकने में सीसा की परत चढ़ाई जाती है। और बैटरी में भी हम सीसा का उपयोग करते हैं, ठीक है। परमाणु विकिरण में भी अच्छा कुचालक होता है। ये जो परमाणु, हम जो परमाणु को जो विकिरण करते हैं, जब तो उनका विघटन होता है परमाणु को, तो वहाँ पर विकिरण निकलती हैं, और उन विकिरणों को कुछ यानी रोकने का काम क्या करता है? यानी सीसा करता है। यानी सीसा यानी परमाणु विकिरण के कुचालक में भी इसका उपयोग किया जाता है। मिश्र धातु बनाने में, मिश्र धातु मतलब सोल्डर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इस पर वायु और अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए अम्लों को कहाँ रखते हैं? हम शीशे के अंदर रखते हैं, ठीक है। और इस पर वायु का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नमी नहीं होती, तो अम्लों को हम कहाँ रखते हैं? शीशे में। सोल्डरिंग में भी इसका उपयोग है, क्योंकि सोल्डर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। फ्यूज तार बनाने में, यानी फ्यूज का तार बनाना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सीसा का ही उपयोग हम करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इसका जो हम देखते हैं, अगर हम इसका जो गलनांक है वो कितना होता है? 327 डिग्री सेल्सियस, यानी सबसे कम होता है। तो सीसा पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब सीसा के उपयोग पढ़ लिए। अब सीसा के बाद आता है टिन। क्या आता है? टिन, ठीक है। अब टिन को हम एसएन से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एसएन से व्यक्त करते हैं टिन को। तो टिन क्या है? देखिए, टिन को हम रांगा कहते हैं। क्या कहते हैं? रांगा कहते हैं। इसका मुख्य अयस्क टिन स्टोन या कैसीटेराइट होता है। मुख्य बात क्या है? इसका जो अयस्क क्या है? टिन स्टोन या कैसीटेराइट होता है, जो SnO2 ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसके गुण क्या है? इसके गुण होते हैं, यह श्वेत चांदी जैसी चमकीली धातु है। जो टिन होती है वो कैसी होती है? चांदी जैसी सफ़ेद धातु होती है। इसका गलनांक 232 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे कम गलनांक होता है इसका। कितना होता है? 232 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपेक्षिक घनत्व कितना होता है इसका? 0.28, यानी पानी से भी कम होता है इसका जो यानी आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? पानी से भी क्या होता है इसका? कम होता है। पानी की तुलना में कितना है? केवल 0.28, यानी कम है उससे, ठीक है। इसका आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? 0.28 होता है। इस पर जंग नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? इस पर जंग नहीं लगता है। यह नरम होता है, तन्य होता है और आघात पर नहीं होता है, ठीक है। नरम और तन्य और आघात पर नहीं करने इसकी चादर बनाई जाती है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर इसे पीट कर चादरें बना सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको अगर पीटें तो इसकी चादर अच्छी तरह से बनती है। यह भी 200 डिग्री सेल्सियस पर जिंक की तरह क्या होता है? भंगुर होता है और दानेदार चूर्ण रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यह भी जो जिंक की तरह टिन होता है ना, वो जिंक की तरह ही 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? भंगुर होता है, ठीक है। क्योंकि जिंक भी 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? भंगुर होता है। और 100 से 150 डिग्री सेल्सियस में तन्य और आघात बदनी होता है, ठीक है। तो यह भी क्या होता है? जिंक की तरह ही क्या होता है? हाँ, ये क्या होता है? जिंक की तरह भी 200 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है? 200 डिग्री से भंगुर हो जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम क्या बना सकते हैं? चादरें बना सकते हैं। अब इसके उपयोग क्या है? ठीक है। अब इसका उपयोग करते हैं सजावटी पन्नी के रूप में। जैसे हम एल्युमिनियम को करते हैं ना फॉइल्स के रूप में, सजावटी पन्नी के रूप में, तो इसका भी टिन का उपयोग भी हम सजावटी पन्नी के रूप में करते हैं, ठीक है। केवल शुद्ध धातु के रूप में, जब शुद्ध होता है टिन, उसी रूप में करते हैं, ठीक है।
इसका मुख्य उपयोग सोल्डर बनाने में, ठीक है, कांसा और बियरिंग धातु में, यानी कांसा किससे बनता है, तांबा और टिन से मिलकर कांसा बनाया जाता है, तो कांसा, सोल्डर और बेयरिंग धातु में इसका उपयोग करते हैं। लोहा और इस्पात की वस्तुओं पर कोटिंग करने में, लोहे और स्टील की जो धातुएं हैं उन पर क्या करते हैं, कोटिंग, किसकी, यानी टिन की कोटिंग करने में इसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा दर्पण बनाने में टिन का उपयोग, यानी टिन टिन का उपयोग किसमें करते हैं, दर्पण यानी शीशा बनाने में उसका उपयोग करते हैं। तांबे के फ्यूज तारों पर टिन का लेप किया जाता है, तो तांबे के जो फ्यूज तार होते हैं, ठीक है, तांबे के जब हम फ्यूज तार बनाते हैं तो उन पर हम टिन की लेपिंग करते हैं, ठीक है। तांबे के घरेलू बर्तनों पर टिन की परत चढ़ाई जाती है, क्या जाती है, तांबे के जो घरेलू बर्तन है, ठीक है, उन पर हम क्या चढ़ा देते हैं, टिन की परत हम चढ़ाते हैं। इसका उपयोग इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, टेन पढ़ लिया, ठीक है। टिल का जो मुख्य एस्क होता है, टिन स्टोन कैस्टेड होता है, इससे गलनांक 232 डिग्री सेल्सियस, आपेक्षिक घनत्व 0.28 होता है, इस पर जंग नहीं लगता है, ठीक है। और ये तन्य और आघातबंदी होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर इस पर हम क्या कर सकते हैं, चादरें बना सकते हैं। और 200 डिग्री सेल्सियस पर कैसा हो जाता है, भंगुर हो जाता है और दानेदार हो जाता है और चूर्ण के रूप में बदल जाता है। उपयोग हमने इसके पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, आगे है निकल। यह एक सफ़ेद धातु होती है, क्या होती है ये, निकल यानी Ni, सिकिल यानी क्या होती है, ये एक सफ़ेद धातु होती है। यह काफ़ी कठोर होती है, क्या होती है, निकल कठोर होती है। इसका गलनांक कितना होता है, 1458, गलनांक ही बहुत होता है इसका, ठीक है। तो गलनांक कितना होता है इसका, 1458 डिग्री सेल्सियस होता है। आपेक्षिक घनत्व इसका तांबे की तरह ही होता है, ठीक है। तो कितना होता है आपेक्षिक घनत्व, 8.9 होता है। यह विद्युत का चालक तो होता है परंतु लोहे की अपेक्षा कम चालक होता है। यह निकल क्या होता है, लोहे से कम चालक होता है। यह एक चुंबकीय धातु है। इसका उपयोग मुख्यतः जंगरोधी इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। निकल, क्रोमियम और मिला करके हम क्या बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील यानी जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए निकल का उपयोग करते हैं। लोहा और पीतल की वस्तुओं पर प्लेटिंग करने में भी इसका उपयोग हम करते हैं। लोहे और पीतल की जो वस्तुओं पर अगर हम क्या करनी है, प्लेटिंग, तो उसके लिए निकल का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है आपका क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है, ठीक है, क्रोमियम Cr से व्यक्त करते हैं, किससे, Cr से, ठीक है। क्रोमियम क्या होता है, यह नीलापन लिए सफेद रंग की धातु है। कैसा है, एल्युमिनियम की तरह ही होता है, यानी नीलापन लिए सफेद रंग की धातु है। इस पर जंग नहीं लगता है और इसका मुख्य उपयोग जंगरोधी इस्पात, इसका उपयोग भी मैंने बताया था आपको, क्रोमियम और निकल मिला करके हम क्या बनाते हैं, जंगरोधी इस्पात बनाते हैं, क्योंकि ये भी एंटी जंग होता है यानी जंगरोधी होता है क्रोमियम, और ये भी जंगरोधी होता है, इसलिए जंगरोधी इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या काम आती है, औजार बनाने के लिए, यानी कौन से औजार, आपके डॉक्टरी के जो औजार है उन बनाने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। और एलॉय स्टील बनाने में उपयोग इसका करते हैं। इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी करते हैं, किस में करते हैं, क्रोमियम का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी किया जाता है। अब क्रोमियम के बाद आता है सिल्वर, सबसे लास्ट में है, ठीक है। अलॉय धातु में सबसे जो लास्ट है आपका सिल्वर है। अब सिल्वर क्या होता है, ठीक है, सिल्वर का जो सिंबल होता है वो होता है Ag, ठीक है, Ag से व्यक्त करते हैं। अब देखिए, चांदी का जो अयस्क एवं प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, चांदी अयस्क एवं प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। इसके जो मुख्य अयस्क होते हैं वो होते हैं हॉर्न सिल्वर यानी Ag क्लोराइड, ठीक है, रूबी सिल्वर और अर्जेंटाइट, ठीक है। अर्जेंटाइट को हम कहते हैं सिल्वर ग्लास, क्या कहते हैं, सिल्वर ग्लास कहते हैं, यानी Ag2S होता है, ठीक है। तो इसके जो एस्क होते हैं कौन कौन से होते हैं, हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर होते हैं। और इसका जो एक और होता है अर्जेंटाइट, जिसे सिल्वर ग्लास कहते हैं। चांदी का मुख्य मुख्य एस्क है, चांदी का क्या होता है, ये मुख्य एस्क होता है। इसमें 87% तक चांदी प्राप्त होती है, इसमें 87% क्या होती है, चांदी प्राप्त होती है। और प्राकृतिक रूप से प्राप्त चांदी 90 से 98% क्या होती है, शुद्ध होती है। हम जो प्राकृतिक रूप से जो चांदी प्राप्त करते हैं वो कितनी होती है, 90 से 98% क्या होती है, शुद्ध होती है। अब इसके देखिए गुण पढ़ लेते हैं, यानी प्रॉपर्टीज, गुण क्या होते हैं इसके, गुण क्या है, चांदी एक सफ़ेद चमकदार धातु होती है, ठीक है। इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 960 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपेक्षिक घनत्व कितना होता है इसका, 10.5 होता है, यानी पानी से 10.5 गुना भारी। यह विद्युत एवं ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो हमने देखा होगा सबसे अच्छा ऊष्मा चालक प्रकृति में कौन सा है, चांदी होता है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर क्या होती है, चांदी होती है, उसके बाद तांबा होता है, ठीक है। तो ये विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है, अच्छा चालक होता है। ये आघात वर्धनी और इसे चादरों के रूप में बदल सकते हैं। आघात वर्धनी होता है इसलिए इसे हम क्या कर सकते हैं, चादरों के रूप में इसको हम बदल सकते हैं। इसमें डक्टिलिटी है, तारों के रूप में इसको बदल सकते हैं, ठीक है। इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 108 होता है। परमाणु भार कितना होता है इसका, 108। उसके बाद देखते हैं इसके उपयोग।
मुख्य उपयोग क्या होते हैं? मुख्य उपयोग आभूषण और सजावटी सामान बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं, यानी आभूषण बनाने में और सजावटी सामान बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। चांदी और इसके एलॉय के क्या बनाए जाते हैं? चांदी के सिक्के भी बनाए जाते हैं, ठीक है। चांदी और इसके कुछ एलॉय उनके सिक्के बनाए जाते हैं। चांदी के बर्तन बनाए जाते हैं। और फोटोग्राफी में सिल्वर नाइट्रेट के रूप में तथा ब्रोमाइड के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। तो AgCNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और ब्रोमाइड, यानी सिल्वर नाइट्रेट और ब्रोमाइड का उपयोग किस में करते हैं? फोटोग्राफी में हम इसका उपयोग करते हैं। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में एलॉय बनाने में इसका उपयोग करते हैं चांदी का। किस में करते हैं? सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, कच्चा टाँका और पक्का टाँका बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। दंत चिकित्सा में, दांतों की चिकित्सा में, दांतों के जो लिपिंग दांतों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग हम करते हैं। तो देखिए, चांदी के कौन कौन से सजावटी सामान बनाने में, आभूषण बनाने में मुख्य उपयोग, और इसके सिक्के बनाए जाते हैं, चांदी के बर्तन बनाए जाते हैं, और फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है, और दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग हम करते हैं। तो आज हमने यानी क्या क्या पढ़ा? एक तो यानी नॉन फेरस एलॉय पढ़े, नॉन फेरस मेटल्स यानी अलौह धातु जिनमें लोहा का गुण नहीं होता उन्हें अलौह धातु कहते हैं, ठीक है। तो ये हम पूरा ये पढ़ चुके हैं अलौह धातु क्या होती हैं, कैसी होती हैं। यानी अलौह धातु में हम तामा, देखिए तामा पढ़ चुके हैं, ठीक है। तामा एलुमिनियम, तामा एलुमिनियम हो गया, ठीक है। और टिन है, जिंक है, और शीशा है आपका, ठीक है। निकल, क्रोमियम और चांदी सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आई है तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।